गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8। सब्जेक्ट है हमारा SST और चैप्टर चला था हमारा 6 कृषि। उसमें हम 3 उद्योग जो हमने पढ़े थे, लास्ट था हमारा सेवा उद्योग। तो आज की हमारी जो हेडिंग है क्या है, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। आई होप आपने इससे पहले की रीडिंग अच्छे से की होगी और आपको चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे का चैप्टर। देखिए, उद्योगों की स्थापना करते समय ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण कारक निम्न है। हम इसमें पहले बताया गया है, पहला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता। देखिए, जब हम किसी भी उद्योग को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस उद्योग के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए यानी कच्चा माल चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगा, और जहाँ हम अपने उद्योग की स्थापना करने जा रहे हैं वो उससे दूर तो नहीं है। ठीक है, अगर हमें अपने आसपास से ही कच्चे माल की जो हमारी आवश्यकता है वो उपलब्ध हो जाए तो हमारा जो बिजनेस है या उद्योग है उसमें हमें जो प्रॉफिट होता है वो अधिक होता है। तो इसके अंदर के पढ़ते हैं क्या है, किसी उद्योग की स्थापना के लिए स्थान का चुनाव करते समय कच्चे माल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। कच्चे माल की निरंतर व सुनिश्चित आपूर्ति उद्योगों की प्रगति के लिए आवश्यक है। यह आपूर्ति सुचारू रूप से तभी हो सकती है जब उद्योग की स्थापना उसके लिए आवश्यक कच्चे माल के स्रोत के आसपास की जाए। यह उन उद्योगों के लिए और भी आवश्यक हो जाता है जिन्हें भारी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि। यही कारण है कि अधिकांश उद्योगों की स्थापना उन स्थानों पर की गई है जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। देखिए, इसमें भी वही चीज़ बताई गई है, जब हम अपने उद्योग की स्थापना करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारे उद्योग में क्या होता है, उसे लाभ मिलता है। जैसे इसमें जो कुछ उद्योग बताए गए हैं, जैसे हमारा लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, इसमें क्या है, अगर हमें कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी और उद्योग हमारा सही चलेगा। चलिए आगे देखते क्या लिखा है। कुछ उद्योगों में बहुमूल्य उत्पादों के निर्माण में कम कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे घड़ियाँ, कंप्यूटर आदि। जिन उद्योगों में उपयोग के लिए किए जाने वाले कच्चे माल की प्रकृति नष्ट होने वाली होती है, जैसे खाद्य पदार्थों की पैकिंग, उनके लिए बेहतर होगा कि वे कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थित हो ताकि यातायात के आवागमन में अधिक समय ना लगे। देखिए, जैसे कुछ हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं या हमारी सब्जियां होती है तो हम क्या करते हैं, अपने आसपास के बाज़ार में ही उसे बेचते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, जो हमारी सब्जियां होती हैं वो ताज़ी रहती है। अगर हमें बाज़ार नहीं मिलेगा तो हमें हम जो सब्जी अपने खेतों में उगा रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो किसान होते हैं, आपने देखा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब हम कुछ बोए तो उसे बेचने के लिए हमें अधिक एफर्ट्स ना करने पड़े, हमें आसानी से उसका ख़रीदार मिल जाए। आगे पढ़ते हैं हम। नंबर 2 है हमारा वैद्युत आपूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता। देखिए, कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैद्युत की भी आवश्यकता होती है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान देना चाहिए अपने उद्योग की स्थापना करते हुए कि जहाँ पर हम अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वहाँ पर हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। वैद्युत आपूर्ति उद्योगों की आधारभूत आवश्यकता है। वैद्युत की कम खर्च पर स्थिर आपूर्ति उद्योगों की प्रगति में सहायक होती है। कोयला, खनिज तेल तथा वैद्युत उद्योगों में ऊर्जा आपूर्ति के मुख्य स्रोत है। अधिकांश उद्योग ऊर्जा उद्योग के निकट स्थापित किए जाते हैं। हालांकि जल वैद्युत के प्रारंभ होने के पश्चात स्थिति में परिवर्तन आया है, क्योंकि अब वैद्युत की आपूर्ति विशाल क्षेत्र में उपलब्ध की जा सकती है, किंतु कोयला या तेल को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने वाले उद्योग इन ऊर्जा के स्रोतों के निकट स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो पहले भी और अब भी जो हमारी बेसिक नीड होती है, जैसे जल हो गया या वैद्युत आपूर्ति हो गई और
यातायात के लिए जो साधन हैं या रोड हैं वो हो गई, तो जो भी हम अपना उद्योग स्थापित करते हैं उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो वही सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में जो बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरा है हमारा कुशल तथा अकुशल श्रमिक। देखिए, ऐसा हो कि हमने कहीं पर अपने उद्योग की स्थापना की और हमें जो मैन पावर की आवश्यकता है वो वहाँ पर है ही नहीं, यानी हमें आसानी से जो आसपास की बस्तियाँ हैं वहाँ कोई बस्ती नहीं है और जो मज़दूर है वो बहुत दूर से आ रहे हैं, वो या फिर वो आना ही पसंद नहीं कर रहे वहाँ पर। तो उससे क्या होगा, जो हमारा उद्योग है उसमें हमें लोगों की जितनी लोग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें अपना जो उद्योग है उसे स्थापित करते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें जो श्रमिक है, मैन पावर है, वो आसानी से मिल सके, यानी किसी बस्ती के पास या फिर बस्ती से दूर भी हो तो आने जाने के अच्छे से साधन हो और लोगों को वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी एक मेन पॉइंट है अपने उद्योग की स्थापना करने से पहले ध्यान में रखने की। तो इसके अंदर पढ़ते हैं क्या है, लघु उद्योगों तथा बड़े उद्योगों को पर्याप्त श्रमिक की उचित वेतन पर आवश्यकता होती है। कुछ उद्योग जहां अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं वहां कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अकुशल तथा अर्धकुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि उपभोक्ता वस्तुएं तथा कृषि पर आधारित उद्योग जैसे चीनी, हथकरघा, तंबाकू आदि सामान्यतः स्थानीय श्रमिकों पर निर्भर रहते हैं। सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता उत्पादन के खर्च को कम करती है। यही कारण है कि श्रमिकों की उपलब्धता वाले अधिकांश विकसित देश अपना कार्य विकासशील देशों से करवाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 4, क्या है, यातायात की उपलब्धता। कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल के वितरण के लिए उपयुक्त यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। वह स्थान जो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग तथा वायु मार्ग से जुड़ा होता है उसे दूरस्थ स्थानों से अधिक महत्व दिया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग तथा वायु मार्ग से जोड़ा होना चाहिए। भारत में मरुस्थल तथा पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर सभी स्थानों पर सड़क मार्गों तथा रेल मार्गों का विस्तृत नेटवर्क है। इस कारण बहुत से औद्योगिक नगर उत्तरी मैदानों तथा प्रायद्वीपीय भारत में विकसित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट 5वां आता है हमारा, देखिए जो नंबर 5 है उसमें क्या बोला गया है, निवेश अथवा पूंजी। किसी भी उद्योग को स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन क्या होता है कि उसमें हम कितनी पूंजी लगा रहे हैं, कितना निवेश कर रहे हैं। तो चलिए, लघु उद्योग तथा बड़े उद्योग में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। यह निवेश सामान्यतः बड़े नगरों में व्यक्तियों व कंपनियों, बैंकों या सरकारी स्रोतों द्वारा उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि सभी बड़े उद्यमी अपनी योजनाएं तथा प्रबंधन बड़े नगरों में स्थापित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 6, क्या है, बाजार। देखिए, कच्चे माल के संशोधन के पश्चात तैयार माल का वितरण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, कोई भी उद्योग हमने स्टार्ट किया और हमने जो माल था वो तैयार कर लिया, कच्चा माल भी हमें आसानी से मिल गया, श्रमिक भी आसानी से मिल गए और यातायात का साधन भी हमने आसानी से वहाँ पे देख लिया, लेकिन हमें बाजार ही नहीं मिला। जो हमने मैन्युफैक्चरिंग की, जो हमने माल बनाया उसे बेचने के लिए हमें कोई बाजार ही प्रोवाइड नहीं हो पा रहा सही से, तो क्या होगा, हमारा उद्योग ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो मेन जो क्या है, हमारा बाजार भी है। उससे क्या होगा, अगर हमें अपने पास ही या एक अच्छा बाजार कम दूरी पर मिल जाएगा तो हम आसानी से अपने जो उद्योग है उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इसके अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा है, कच्चे माल के संशोधन के पश्चात तैयार माल का वितरण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए बाजार तक पहुँच तथा इसकी निकटता आवश्यक होती है। हालांकि वर्तमान में तीव्रतम यातायात सुविधाओं के साथ यह कारक अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आज माल को दूरस्थ स्थानों पर कम से कम समय में पहुंचाया जा सकता है, किंतु यह निकट नष्टकारी प्राकृतिक उत्पादों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे डेयरी उत्पाद। देखिए, इसमें लिखा है कि आजकल यातायात के इतने साधन हो गए हैं कि हम उद्योग को कहीं भी स्थापित कर ले, बाजार तक माल आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसमें भी देखिए हमारे कितने नुकसान होता है, पेट्रोल का, और यातायात में कुछ मतलब कि हमें साधन नहीं मिल पा रहा है।
तो हो सके तो बाज़ार जहाँ निकट हो वहीं अपने उद्योग की हमें स्थापना करनी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जब हम अपना उद्योग स्थापित करें। अब नंबर 7 आता है हमारा जल की उपलब्धता। जैसे हमें बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली की आवश्यकता होती है उद्योग को स्थापित करने के लिए, ऐसे ही जल की होती है। तो जल के बारे में पढ़ते हैं। बहुत से उद्योग जैसे रसायन उद्योग, कागज उद्योग, खाद्य संसाधित उद्योग आदि जल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, हर उद्योग एक जैसे नहीं होते। किसी के लिए जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, किसी के लिए विद्युत की, किसी के लिए रॉ मटेरियल की। तो जो उद्योग हम स्थापित करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना चाहिए, इन कारकों को चुनना चाहिए। जैसे बाज़ार का हो गया, कुछ ऐसे हमारे उद्योग है जिसमें बाज़ार अगर दूर भी है, अगर हमारा प्रोडक्ट नेक्स्ट डे भी जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जो हमारे उद्योग हैं, अगर उनका प्रोडक्ट हमारा डे टू डे नहीं जाता तो हमें क्या हो जाती है, उस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो हम उद्योग स्थापित करना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी ये जो कारक है इनको सुनिश्चित करने चाहिए कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए ये उद्योग जल की निरंतर आपूर्ति के लिए जल स्रोतों के निकट स्थापित किए जाते हैं। उन उद्योगों में भूमिगत जल नलीकरण करके पाइपों के माध्यम से दूर स्थानों तक जल पहुंचाकर जल की उपलब्धता को काफ़ी हद तक दूर किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा 8, क्या है, सरकार की नीति तथा कानून व्यवस्था की स्थिति। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो यह निश्चित करता है कि हमें उद्योग का स्थापित करना चाहिए। उद्यमी एक स्थानों उद्योगों स्थापित करना पसंद करते हैं जहां राज्य सरकार ने कुछ अनुकूल नीतियां पारित की हो, जैसे कर में कमी, विद्युत आपूर्ति की कम दर आदि। इसी प्रकार किसी उद्योग के स्थापना स्थल को निर्धारित करने के लिए राजनीतिक स्थिरता तथा कानून व्यवस्था की भी महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होता है। उद्यमी ऐसे राज्यों से अधिकांश दूर रहते हैं जहां अपराध अधिक होते हैं। ठीक उसी प्रकार उद्यमी स्थानों पर भी उद्योग स्थापित नहीं करेंगे जिन स्थानों को आतंकवादियों द्वारा पीड़ित किया गया हो। देखिए, ये चीज़ भी है कि जहां पर आतंकवादी हमले या फिर लड़ाई को देखिए यहाँ बताया गया है कि जो उद्योगपति होते हैं वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि फिर उसका इफेक्ट उनके उद्योगों पर या व्यापार पर पड़ता है। 9 है हमारा विविध कारक। उपयुक्त कारकों के साथ साथ उद्योगों की स्थापना का निर्णय अन्य कारकों द्वारा भी प्रभावित होता है, जैसे जलवायु, भू आकृति। उदाहरण के लिए कपास को आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है जो महाराष्ट्र तथा गुजरात में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ बहुत से सूती उद्योग स्थित है। इसी प्रकार पहाड़ व मरुस्थल अधिक ठंडे या गर्म होने के कारण समस्या उत्पन्न करते हैं, अतः इन क्षेत्रों में सामान्यतः उद्योगों की स्थापना नहीं होती है। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो क्षेत्र होते हैं, जलवायु होती है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं उद्योगों के लिए। अब आता है नेक्स्ट हमारा उद्योग क्षेत्रों की व्यवस्था। उद्योग क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां उद्योगों के लिए विभिन्न अनुकूल कारक जैसे कच्चा माल, सस्ता विद्युत बाजार आदि पहले से उपस्थित होते हैं। विश्व में उद्योगों के वितरण का एक निश्चित रूप है। नंबर एक है हमारा अधिकांश पूंजीगत उद्योग विकसित देशों में स्थित है, जबकि अधिकांश कृषि आधारित उद्योग विकासशील देशों में स्थित है। नंबर 2 है हमारा अधिकांश प्राथमिक उद्योग कोयला भंडारों के निकट स्थित है। उदाहरण के लिए जर्मनी में रूर औद्योगिक क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एपालाचियन तथा भारत का दामोदर औद्योगिक क्षेत्र। और नंबर 3 है हमारा उद्योग बंदरगाहों तथा नदियों के निकट भी स्थापित किए गए हैं ताकि इन्हें सस्ते यातायात के साधन तथा जल की अधिक उपलब्ध हो सके, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर आदि। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे प्रमुख उद्योग। इसमें कुछ उद्योग के बारे में भी बताया गया है। जैसे नंबर 1 पर आता है हमारा लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग सुनते ही आपको जमशेदजी टाटा का नाम याद आया होगा। चलिए पढ़ते हैं। यह एक प्राथमिक उद्योग है क्योंकि बहुत से उद्योग इस पर निर्भर रहते हैं। यह एक आधारशिला है जिस पर अन्य उद्योगों के स्तंभ
टिके हुए हैं। इस्पात मशीनों के लिए आवश्यक कच्चा माल तथा अन्य मूलभूत वस्तुएं उपलब्ध कराता है जिनकी अधिकांश उद्योगों की आवश्यकता होती है। यह उद्योग किसी देश के औद्योगिकरण का आधार है, क्योंकि इसके बिना कोई भी उद्योग विकसित नहीं हो सकता। लौह पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। यह पृथ्वी के एक रोड का लगभग 80% भाग है। देखिए, भारत में सबसे अधिक जो पाया जाता है खनिज वो कौन सा होता है? लोहा होता है। लेकिन सबसे पहले जो भारत में खोज की थी, कौन से तत्व की थी? तांबे की। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यह लोहा अयस्क के रूप में पाया जाता है, जिसकी अशुद्धियाँ दूर करके लोहा प्राप्त किया जाता है। देखिए, आपको मैंने बताया था अयस्क में और खनिज में अंतर। अयस्क क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से जिस अवस्था में पाए जाते हैं, फिर उनमें कुछ इम्प्योरिटी होती है। जैसे एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड है, उसमें फिर जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम निकालते हैं और जो हमें प्राप्त होता है वो एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो ऐसी लोहे में भी कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती है। इसमें कार्बन मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। इसे किसी भी आकार जैसे चादर, तार, रोल तथा ट्यूब में ढाला जा सकता है। लौह इस्पात उद्योग की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ प्रचुर मात्रा में जल तथा उपलब्ध यातायात के साधन, साथ साथ लोहा अयस्क तथा कोयला भी पाया जाता है। लौह इस्पात उद्योग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, सोवियत संघ, स्वीडन, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, एस्लोवेनिया, रूस, जापान, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका में विकसित है। भारत में इस उद्योग ने तेज़ी से प्रगति की है, क्योंकि कच्चा माल निकटतम स्थानों से उपलब्ध हो जाता है। यहाँ 6 प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं। निजी क्षेत्र में जमशेद एवं कर्नाटक में भद्रावती तथा सार्वजनिक क्षेत्र में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो तथा बर्नपुर। सभी मुख्य लौह इस्पात उत्पादन केंद्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। देखिए, इन राज्यों में स्थित क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे लोहा है उसके वो आसानी से मिल जाता है, जल की आपूर्ति भी पूरी हो जाती है, विद्युत भी आसानी से मिल जाता है और यातायात भी। तो इसलिए इन्होंने ये जो देखिए यहाँ पर इधर उत्तर प्रदेश की तरफ कोई भी हमारा लौह इस्पात केंद्र नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है या फिर यहाँ पे लोहा अयस्क का खनिज नहीं पाया जाता। कर्नाटक में भद्रावती व विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तथा तमिलनाडु में इसलिए में स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने वाले लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है। स्वतंत्रता के समय देश में केवल एक लौह इस्पात संयंत्र था। कौन सा? टाटा, जिसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं। टाटा लौह इस्पात कंपनी लिमिटेड, नाम क्या हो गया? टिस्को थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सरकार ने देश के विकास को बढ़ाने के लिए विचार से बहुत से लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की। वर्तमान में देश में लौह तथा इस्पात का कुल उत्पादन क्रमशः 12 मिलियन टन से अधिक तथा 14 मिलियन टन से अधिक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा सूती उद्योग। वस्त्र लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। वस्त्र उद्योग लगभग 5000 वर्ष पुराना है। वस्त्र निर्माण एक प्राचीन कला है जिसने न केवल औद्योगिक रूप में उन्नत देशों में बल्कि विकासशील देशों में भी हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए हैं। इन उद्योगों के लिए कच्चा माल कपास है। कुछ कच्चे माल जैसे रेयॉन, नेलान, टेरिबुल तथा टेरिलीन तकनीकी व वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से विकसित किए गए हैं, जो सूती वस्त्रों को नई गुणवत्ता तथा स्वरूप प्रदान करने के लिए अधिकांश मिश्रित किए जाते हैं। कुछ रेशे प्राकृतिक तथा कृत्रिम रेशों को मिश्रित करके तैयार किए जाते हैं, जैसे टेरिकॉट। रेयान भी प्राकृतिक तथा कृत्रिम रेशों का मिश्रण। देखिए, इसमें बताए गए हैं जो हमारे रेशे होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कृषि और एक होते हैं कृत्रिम। कृत्रिम कौन से होते हैं? जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं। और प्राकृतिक कौन से होते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे सूती व कपास हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा रसायनों का उपयोग करके प्राप्त कृषि रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक चमकीले, सुंदर तथा टिकाऊ होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा नियुक्तिकर्ता है। चूँकि इस उद्योग का कच्चा माल कपास है, इसलिए ये उद्योग कपास उत्पादन क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। इस उद्योग की अन्य मुख्य आवश्यकता जलवायु आदि है, जो सूती धागों को आसानी से टूटने नहीं देती है। विश्व के मुख्य सूती वस्त्र उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड तथा भारत में है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग सभी
स्थानों पर है। ये मुंबई और अहमदाबाद क्षेत्र में है। यहाँ बड़ी संख्या में कपड़े मिलें हैं। आर्द्रता तथा कपास की उपलब्धता इस उद्योग के संकेंद्रित होने के मुख्य कारण है। सस्ते श्रमिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों महाराष्ट्र तथा गुजरात में मिल जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास उत्पादन करने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में विकसित हुए हैं। अहमदाबाद तथा मुंबई अतिरिक्त कानपुर, कोलकाता, नागपुर, सोलापुर, दिल्ली, इंदौर तथा कोयम्बटूर अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। प्रथम कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता के निकट स्थापित की गई थी, किंतु उद्योगों की वास्तविक शुरुआत सन 1854 यानी 1854 में मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना के साथ प्रारंभ हुई। सन 1999 तक भारत में 1824 बड़ी विशाल कपड़े मिलें थी, जिनमें से 1479 निजी क्षेत्र में, 192 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 153 सरकारी क्षेत्र में थी। देखिए, इसमें बताया गया है कि कपड़ा जो उद्योग था वो किस तरीके से विकसित हुआ है भारत में। जब 1818 में जब प्रथम स्थापना की गई थी कपड़े मिल की, तो ये बंद हो गई थी। फिर उसके बाद मुंबई में स्टार्ट की गई। हमने यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के तक पढ़ लिया है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।